ऑल राइट गाइस, तो आज का स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हो चुका है और मैं पहले बता देता हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने आज का शो बहुत ही ज्यादा कमाल बुक किया था। तो मैं आपको बिना देरी के पूरा शो डिटेल में बताता हूं। बस आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले गाइस, जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है सैंटोस एस्कोबार वर्सेस रे मिस्टीरियो के मैच के साथ। और इनकी फ्यूड हम सबको पता है कि रे मिस्टीरियो के ऊपर हील टर्न कर दिया था सैंटोस एस्कोबार ने। उसके बाद रे मिस्टीरियो को इंजर्ड भी कर दिया था, जिसकी वजह से रे मिस्टीरियो को कुछ टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर रहना पड़ा था। तो अगर फ्यूड वाइज देखे तो ये काफी अच्छा मैच था और डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको बुक भी काफी अच्छी तरह से किया। मैच की अगर बात करें तो मैच में काफी सारे एथलेटिज्म वाले मूव्स थे, काफी सारे हाई फ्लाइंग मूव्स थे, क्योंकि जो दोनों रेसलर है वो लूचा बैकग्राउंड से आते हैं और ये ऑब्वियस सी बात है, जो भी रेसलर लूचा बैकग्राउंड से आता है वो हाई फ्लाइंग मूव्स और एथलेटिज्म वाले मूव्स कुछ ज्यादा ही करता। तो इस मैच में भी भर भर के हाई फ्लाइंग मूव्स थे। मैच अच्छा खासा चल रहा होता, लग रहा था कि रे मिस्टीरियो इस मैच में इजीली सैंटोस एस्कोबार के ऊपर विक्ट्री ले जाएंगे। रिंग के ऊपर से वो मूव लगाने के लिए जा रहे होते हैं, बट इतने में डोमिनिक मिस्टीरियो की वहां पे इंटरफेरेंस हो जाती है और मुझे लिटरली समझ में नहीं आया कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने डोमिनिक मिस्टीरियो को इसमें क्यों डाल दिया। मतलब डोमिनिक मिस्टीरियो की फ्यूड तो रे मिस्टीरियो के साथ रेसलमेनिया के अंदर ही खत्म हो गई थी। डोमिनिक मिस्टीरियो का अलग रन चल रहा है जजमेंट डे के साथ, रे मिस्टीरियो की अलग फ्यूड चल रही है सैंटोस एस्कोबार के साथ। तो पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्यों डोमिनिक मिस्टीरियो को इस मैच में डाल दिया और डोमिनिक मिस्टीरियो की इंटरफेरेंस की वजह से फिर सैंटोस एस्कोबार ये मैच जीत भी गए। और सच बता रहा हूं यार, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि रे मिस्टीरियो इंजरी के बाद रिटर्न करने के बाद अपना पहला ही मैच हार जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। और डोमिनिक मिस्टीरियो को इसमें क्यों डाला भाई, वो तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। बट डोमिनिक मिस्टीरियो की इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे जो विक्ट्री है वो सैंटोस एस्कोबार ले जाते हैं। इसके बाद गाइस, शो पे ओसी वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर के बीच में एक टैग टीम मैच होता है और जो भी टैग टीम ये मैच जीतेगी वो अपना स्पॉट पक्का कर लेगी रेसलमेनिया के अंदर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए कंपीट करने के लिए। तो अगर मैच की बात करें तो मेरे ख्याल से ओसी काफी टाइम बाद किसी मेन रोस्टर के टैग टीम मैच में थी, वरना डब्ल्यूडब्ल्यू इनको बैक स्टेज तो दिखा रही थी एजे स्टाइल्स के साथ, बट उनका कोई मैच नहीं हो रहा था। हालांकि कार्ल एंडरसन ने कुछ टाइम पहले एक सिंगल्स मैच रेसल किया था, बट आज टैग टीम मैच में देख के पुरानी ओसी को भाई काफी मजा आ रहा था। बट ऑब्वियसली ओसी जो है वो एनएक्सटी का पार्ट है, तो उनको तो वैसे भी नहीं जीतना था इस मैच में। ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर फुल चीटिंग करके अपना रॉब का सहारा लेके इस मैच में विक्ट्री ले जाते हैं और ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी ने अपना स्पॉट पक्का कर लिया रेसलमेनिया के अंदर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अंदर कंपीट करने के लिए। इसके बाद गाइस, शो पे वुमेन्स डिवीजन की तरफ से नियोमी वर्सेस यो स्काई के बीच में एक सिंगल्स मैच होता है और इस मैच से रिलेटेड ही हमने बैक स्टेज काफी सारे प्रोमो पहले ही देख लिए थे। पहले बेली जो है वो बियांका ब्लेयर और नियोमी के पास जाती है हेल्प मांगने, बट इनके बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से बियांका ब्लेयर बेली के ऊपर ही चढ़ने की कोशिश करती है, बट नियोमी बीच में आकर सॉर्ट आउट करवा देती है। और मैच शुरू होने से पहले यो स्काई ने बेली के ऊपर अटैक करके उनको ठिकाने भी लगा दिया था। तो इस मैच को बैक स्टेज के सारे प्रोमोस को ही नजर में रखते हुए बुक किया था। और अगर मैच की बात करें तो देखो, मैच कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। लास्ट में एक मून शॉट लगाने के बाद इस मैच में जो विक्ट्री है वो यो स्काई ले जाती है। बट मैच खत्म होने के बाद काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है, पूरी डैमेज कंट्रोल मिलकर नियोमी के ऊपर अटैक कर देती है। नियोमी ने थोड़ी सी फाइट बैक करने की कोशिश करी, बट ऑब्वियसली डैमेज कंट्रोल में काफी सारी वुमेन्स थी, तो नियोमी को वहां पे पिटना पड़ जाता, मिस्ड भी पड़ती है उनको ओस्का की साइड से। फिर नियोमी को सेव करने के लिए वहां पे बियांका ब्लेयर भी आती है। बियांका ब्लेयर ने आके थोड़ा सा अपर हैंड लिया, बट ऑब्वियसली फिर से क्योंकि डैमेज कंट्रोल के पास ज्यादा वुमेन्स थी तो बियांका ब्लेयर और बेली की वहां पे अच्छी तरह से पिटाई हो जाती है। बेली इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि वो तो पहले ही ठिकाने लग चुकी थी। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से तो डब्ल्यूडब्ल्यू डैमेज कंट्रोल को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रही है और रेसलमेनिया के अंदर जो इनका मैच होने वाला भाई वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बेली के साथ बियांका ब्लेयर और नियोमी भी है, तो डैमेज कंट्रोल के साथ देखने में इनका मैच काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट फिलहाल आज के मैच में जो अपर हैंड है वो तो डैमेज कंट्रोल का ही रहता है। इसके बाद गाइस, शो पे एजे स्टाइल्स और एले नाइट के बीच में एक बहुत ही कमाल का प्रोमो दिखाया जाता है। सबसे पहले एजे स्टाइल्स जो है वो इंटरव्यू वगैरह दे रहे होते हैं अपने घर से, पर बाहर से ना कोई कार का हॉर्न बजा रहा होता है, जिसकी वजह से एजे स्टाइल्स को थोड़ी दिक्कत आती है। एजे स्टाइल्स देखने जाते हैं कि भाई कौन कार का हॉर्न बजा रहा है और जाके देखते हैं तो एले नाइट वहां पे मिलते हैं। वो कार का हॉर्न बजा के एजे स्टाइल्स को बाहर बुला रहे थे। जैसे ही एजे स्टाइल्स एले नाइट के सामने आते हैं भाई बुरी तरह से दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं, कैमरा भी पूरा ब्लैंक हो जाता है। दूसरे कैमरा एंगल से दिखाया जाता है कि पुलिस आ जाती है, इन दोनों को अलग अलग करती है और एले नाइट को अरेस्ट करके पुलिस वहां से ले जाती है। तो मतलब स्टोरी लाइन में तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा दिखाया कि एले नाइट को पुलिस ले गई है और एजे स्टाइल्स का वो ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। हालांकि ये स्टोरी लाइन ही थी, बट डब्ल्यूडब्ल्यू मेरे ख्याल से काफी अच्छा काम इस पर कर रही है। बहुत सारे फैंस इस फ्यूड को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि इस मैच में कोई टाइटल नहीं है, बट भाई मैं सच बता रहा हूँ ये मैच बहुत ज्यादा कमाल होगा रेसलमेनिया के अंदर और हो सकता है कि आने वाले स्मैकडाउन के ऊपर हमको एजे स्टाइल्स और एले नाइट आमने सामने भी दिख जाए, क्योंकि एले नाइट ने जाते जाते बोला था कि मैं तुझे नेक्स्ट स्मैकडाउन के शो पे देखूंगा। तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू हमको नेक्स्ट स्मैकडाउन के शो पे एजे स्टाइल्स और एले नाइट का फेस ऑफ भी दिखा दे। पर आज का जो प्रोमो था वो मेरे ख्याल से काफी कमाल बुक किया डब्ल्यूडब्ल्यू ने। बस देखना यह है कि आने वाले स्मैकडाउन पे डब्ल्यूडब्ल्यू इनका फेस ऑफ दिखाती है या नहीं दिखाती और रेसलमेनिया के अंदर हमको इनके बीच कैसा मैच दिखाती है। इसके बाद गाइस, शो पे स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस एओपी के बीच में एक टैग टीम मैच होता है और जो भी ये मैच जीतेगा वो अपना स्पॉट पक्का करेगा रेसलमेनिया के अंदर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। तो अगर मैच की बात करें तो एओपी देखो जिस भी मैच में होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग मैच होता है, काफी उठापटक वो करते हैं, फेंक के मारते हैं अपने अपोनेंट को। स्ट्रीट प्रॉफिट ने भी थोड़े एथलेटिज्म वाले मूव्स दिखाए यहाँ पे। मेरे को लगा था कि ऑथर्स ऑफ पेन इस मैच में शायद जीत जाए क्योंकि उनकी फ्यूड थोड़ी दमदार सी चल रही है पहले से भी और ऑथर्स ऑफ पेन इस मैच में थोड़े स्ट्रॉन्ग भी दिख रहे थे। बट लास्ट में एक बहुत ही पप्पू से रोल अप के साथ इस मैच में जो विक्ट्री है वो स्ट्रीट प्रॉफिट ले जाती है और भाई एओपी का रिएक्शन देखने वाला था कि मतलब रोल अप से हरवा दिया बंदों को। तो पता नहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कौन सा माल फूक के इतने स्ट्रॉन्ग रेसलर को ऐसे हरवा देती है, पर इस मैच में जो विक्ट्री है वो स्ट्रीट प्रॉफिट ले गई है और स्ट्रीट प्रॉफिट ने अपना जो स्पॉट है वो पक्का कर लिया रेसलमेनिया के लिए। अब बात कर लेते हैं गाइस शो के मेन इवेंट की। सबसे पहले रोमन रेंस निकल के आते हैं, रोमन रेंस अपनी शानदार सी एंट्री वगैरह लेते हैं, फिर वो रिंग में आते हैं, प्रोमो कट करना शुरू करते हैं और वो माइक पे बोलते हैं कि मैं अपने वादों का पक्का हूं, जैसा मैंने बोला था मैंने वैसा किया है। मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ, हालांकि पॉल हेमन है मेरे साथ बट वो कोई फिजिकल थ्रेट नहीं है, तो जैसा मैंने वादा किया था अकेले आने का मैं अकेला आया हूँ। इस बात
बात के लिए आप सब मुझे एक्नॉलेज करो। वहां की क्राउड एक्नॉलेज करती नहीं है। उसके बाद फिर रोमन रेंस कोडी रोड को कॉल आउट करते हैं कि चलो कोडी रोड से एक्नॉलेज करवाते हैं। कोडी रोड का थीम सॉन्ग प्ले होता है। कोडी रोड के लिए काफी अच्छा और काफी पॉजिटिव रिएक्शन था वहां पे। कोडी रोड निकल के आते हैं, सूट वूट पहन रखा था उन्होंने अपना। रिंग में आते हैं कोडी रोड। सबसे पहले रोमन रेंस कोडी रोड से बोलते हैं कि देख भाई मैं अपने वादे का पक्का आदमी हूं, मैंने बोला था कि मैं अकेला आऊंगा, मैं अकेला आया हूं, पर क्या तू अकेला आया है? कोडी रोड बोलते हैं कि भाई देख अगर तू अकेला आया तो मैं भी अकेला आया हूं। इसके बाद रोमन रेंस कोडी रोड के ऊपर शॉट लेना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले बोलते हैं कि भाई तू एक बहुत ही बेवकूफ बंदा है, तुझे लगता है कि तू कंपनी का फेस बन सकता है, तू इस कंपनी को रन कर सकता है, तू ऐसा सोचता है तो भाई तू बहुत ही ज्यादा बेवकूफ बंदा है। चल बात कर लेते हैं तूने पिछले कुछ महीनों में क्या किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तू जाके मिल गया मेरे छोटे भाई सेथ रोलिंस के साथ, और ये बात भाई रोमन रेंस ने बहुत ही फनी वे में बोली थी। इसके बाद रोमन रेंस बोलते हैं कि भाई तू बहुत ही ज्यादा निहायती बेवकूफ बंदा है, तू ऐसे बंदे पे ट्रस्ट कर रहा है जो तेरे को कभी भी धोखा दे सकता है, जिसके तेरे साथ इतनी तगड़ी फ्यूट रही है पास्ट में। और अगर चल मैं मान भी लूं कि सेथ रोलिंस तेरे साथ है तो लास्ट मंडे नाइट रो का बता कि लास्ट मंडे नाइट रो पे क्या हुआ था जब तेरे ऊपर ब्लड लाइन ने अटैक किया था। तो सेथ रोलिंस कहां रह गया था? वहां ट्रैफिक था या उसका प्लेन लेट हो गया था? और इस पे कोडी रोड का थोड़ा सा रिएक्शन देखने वाला था क्योंकि सेथ रोलिंस वहां पे कोडी रोड को सेव करने के लिए ऑब्वियसली आ नहीं पाए थे। रोमन रेंस यहाँ पे शील्ड की भी बात करते हैं कि सेथ रोलिंस बोलता है कि वो तेरी शील्ड है, पर शील्ड का जो एक्चुअल पार्ट है वो मैं रह चुका हूं। मुझे पता है कि हम लोग वहां पे कैसे काम करते थे, हम कोई अच्छे बंदे नहीं थे, हम सारे बुरे ही काम करते थे। और जैसे जैसे मैं सेथ रोलिंस पे ट्रस्ट करने लगा था, मैं उसको अपना भाई मानने लगा था, अपनी फैमिली मानने लगा था, सेथ रोलिंस ने क्या किया? उसने मेरी बैक पे चेयर मारी थी, मुझे धोखा दिया था। तो तू इसी बात से अंदाजा लगा ले कि वो रेसलमेनिया के अंदर तेरे को धोखा देगा या नहीं देगा। जिसपे भाई कोडी रोड के थोड़े से रिएक्शन चेंज हुए थे, पर उसके बाद कोडी रोड ने भाई इस बात को पूरी तरह से पलट ही दिया। कोडी रोड बोलते हैं कि चल ठीक है सेथ रोलिंस के ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता, सेथ रोलिंस मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेट करता है, पर वो मुझसे ज्यादा तेरे को हेट करता है। और तू बात कर रहा है ट्रस्ट की, तो क्या तू अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है? क्या तू रॉक के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है? क्या गारंटी है कि वो तेरे ऊपर रेसलमेनिया के अंदर टर्न नहीं करेगा? क्योंकि जिस एंगल से हम ब्लड लाइन को देख रहे हैं हमें तो समझ में आ नहीं रहा है कि ब्लड लाइन का इंचार्ज कौन है। क्या वो रोमन रेंस ट्राइबल चीफ है या वो फाइनल बॉस रॉक है? भाई लिटरली रोमन रेंस के इस पे रिएक्शन ऐसे थे कि हाँ यार रॉक धोखा तो दे सकता है, बट फिर भी रोमन रेंस इस बात को इग्नोर मार के थोड़ी सी कोडी रोड के वहां पे मजे लेने लगते हैं कि भाई तू तो एक पॉलिटिशियन की तरह बात करने लगता है। यहाँ पे तुझे क्या लगता है गवर्नेंस का इलेक्शन चल रहा है? तुझे क्या लगता है यहाँ पे जो लोग है वो निकल के आएंगे तेरे साथ सेल्फी लेंगे कि भाई इतनी पॉजिटिव बात कर रहा, हमारी सरकार चलागा? ऐसा मतलब एक मंत्री की तरह उनको वहां ट्रीट कर रहे थे हो। फिर ऐसी दो चार बातें और बोलते हैं रोमन रेंस। इसके बाद कोडी रोड बोलते हैं कि तूने अभी शील्ड की बात करी थी, तो देख शील्ड एक बहुत ही दमदार फ्रैक्शन था, बहुत ही अनस्टॉपेबल फ्रैक्शन था, पर एक बात बता शील्ड को हराने वाला पहला फ्रैक्शन कौन था? और अगर तुझे उस फ्रैक्शन का उस टीम का नाम याद नहीं आ रहा तो मैं उस टीम का तेरे को सरनेम बता देता हूं, जो कि है रोड्स। और अगर आपको याद हो तो एक टाइम पे कोडी रोड और डस्टिन रोड ने मिलकर शील्ड को हराया था, तो वहां पे यही पॉइंट कोडी रोड ने रोमन रेंस के सामने रख दिया था। इसके बाद रोमन रेंस कोडी रोड को नंबर 2 बोलते हैं कि भाई तू नंबर 2 था, नंबर 2 है और नंबर 2 ही रहेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो नंबर 1 है वो तेरे सामने खड़ा है, वो है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। इसके बाद कोडी रोड बोलते हैं कि देख रेसलमेनिया 40 के अंदर तुझे हराने के लिए वहां पे कोई नंबर 2 नहीं है, वहां पे सिर्फ एक है, द वन एंड द ओनली वन, इट्स मी कोडी रोड। तो ऐसा एक बहुत ही कमाल का प्रोमो हमको इनके बीच देखने को मिला। मुझे लगा था कि शायद हाथापाई भी होगी, बट लास्ट में कोडी रोड हाथ ऑफर करते हैं रोमन रेंस को मिलाने के लिए। रोमन रेंस ऑब्वियसली मिलाते नहीं, वो वहां से रिंग से जाने लगते हैं, बट रिंग के बाहर जाके खड़े होते हैं रोमन रेंस और ऐसे चुटकी बजाते हैं। सब इंतजार कर रहे हैं कि भाई क्या हुआ, रोमन रेंस ने चुटकी क्यों बजाई? तो देखते हैं कि क्राउड में से जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा निकल के आते हैं, जिसपे लग रहा था कि भाई अब तो कोडी रोड की पिटाई होने वाली है, क्योंकि कोडी रोड अकेले आए हैं। रोमन रेंस भी वहां पे खुश होने लगते हैं कि भाई जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा आ गए, अब तो इसको बजाएंगे कोडी रोड को आराम से। पर भाई कोडी रोड भी दिमाग वाला बंदा, वो भी अकेला नहीं आया था। क्राउड में से जे ऊसो और सेथ रोलिंस निकल के आते हैं और वो आगे कोडी रोड के साथ खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद भाई रोमन रेंस के रिएक्शन बिल्कुल उड़ी जाते हैं। एक तरफ जिमी ऊसो सोलो सिकोवा और रोमन रेंस खड़े हैं, एक तरफ कोडी रोड जे ऊसो और सेथ रोलिंस खड़े हैं, और भाई हिम्मत ही नहीं हो रही ब्लड लाइन की कि जाके कोडी रोड और सेथ रोलिंस और जे ऊसो के ऊपर अटैक कर दे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी भाई बहुत ही स्मार्टली शो को यहीं पे खत्म कर दिया, आमने सामने दिखा के बस। तो मेरे ख्याल से तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई एक बहुत ही अमेजिंग शो बुक किया। आने वाले स्मैकडाउन पे हमको और भी इंटरेस्टिंग चीजें इनके बीच में देखने को मिलने वाले, क्योंकि ऑब्वियसली रेसलमेनिया बस कुछ ही दिन करीब है, 1 या 2 स्मैकडाउन के शो बचे, तो हम श्योर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले। आज का स्मैकडाउन भी बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन का शो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल ये वीडियो करते हैं खत्म, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।